समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के घर और ठिकानों पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। इनकम टैक्स टीम के इस ऑपरेशन के 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला और इस ऑपरेशन के बाद रामपुर से लेकर लखनऊ तक नहीं बल्कि यूपी के जिन जिन शहरों में आजम खान के कनेक्शन है, आजम खान के संबंध है, उसके मददगार रहते हैं, वहां हड़कंप मचा। 40 घंटों की सर्च ऑपरेशन, आजम खान के घर से लेकर दूसरे ठिकानों से लेकर क्या क्या मिला, आजम खान के ठिकानों से वो कौन सा सीक्रेट सबूत मिला जिसे आयकर विभाग की रेड अभी तक खत्म नहीं हो पाई, उसकी एक एक जानकारी इस रिपोर्ट में। 40 घंटे से ज्यादा वक्त से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर से लेकर उनसे जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी रही। बुधवार सुबह 6 बजे छापेमारी शुरू हुई। सर्च ऑपरेशन का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी रहा। यानी आजम खान के घर पर 40 घंटे से ज्यादा वक्त से आईटी की टीम डटी है। ये रेड कब तक चलेगी? अभी बता नहीं सकते। कितने घंटे हो गए? हम लोग नहीं बात कर सकते, ऑथोराइज नहीं है। क्या बरामद किया है अभी तक सर? अभी नहीं कुछ बोल सकते। एक अंदाजा बता दीजिए कब तक रेड चल रही है सर? ये नहीं थोड़ा नीचे चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। देखिए अभी बोल नहीं सकते, जब तक चलेगी आपको दिख ही जाएगा। सर लगभग कब तक ये रेड चलने वाली है, कुछ आइडिया सर? एक आइडिया मिल जाता सर हल्का सा। बुधवार दिन रात छापेमारी के बाद कई अधिकारी आजम के घर से निकले तो उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी पहुंच गए। इनकम टैक्स की टीम के ऑपरेशन के पहले दिन लखनऊ से 2 सुनार बुलाए गए, फिर दूसरे दिन रामपुर से सुनार बुलाए गए। काम था गोल्ड इवैल्यूएशन का, यानी बरामद सोने की कीमत लगाने का। तो आप इसलिए अभी कोई सी जानकारी कितने अधिकारी आए हैं, कहाँ से आए? कोई जानकारी नहीं अभी। आप वैल्यूएशन निकालने आए, किस चीज की वैल्यूएशन बताया? गोल्ड की वैल्यूएशन। आप गोल्ड की वैल्यूएशन निकालने आए? छापेमारी के पहले और दूसरे दिन विटनेस के लिए बैंक अधिकारी को बुलाया गया तो वहीं आजम खान के घर पर प्रिंटर मंगाया गया। आयकर अधिकारियों ने यह प्रिंटर किस मकसद से मंगवाया बताएं आपको। उससे पहले जानिए कि दूसरे दिन आजम खान के कितने ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम का एक्शन हुआ। दूसरे दिन की छापेमारी आजम खान के घर से लेकर 5 जगहों पर। एक टीम आजम खान के घर पर बुधवार से डटी थी तो दूसरी टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच की, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगाकर कागजात खंगाले गए। तीसरी टीम आजम के करीबी समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर खान के घर पहुंची। चौथी टीम राधा रोड स्थित आजम खान के बेटे अदीब के टायर शोरूम पर जांच को पहुंची और 5वीं टीम ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में छापेमारी की। यहाँ पर ये छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम है जी। किसकी टीम है? ये इनकम टैक्स वालों की है, ईडी वगैरह ये सब लोग जांच कर रहे हैं। इनकम टैक्स वाले कब से आए हुए हैं यहाँ ये कल सुबह आ गए 7 बजे और अभी तक चल रही है पूछताछ? तो क्या पूछताछ चल रही है अंदर? ये बाकी तो जांच कर ली है इन लोगों ने सब। अब देखिए क्या रिजल्ट निकलता है इन लोगों का। तो अभी कर्मचारी सारे अंदर हैं? कर्मचारी अंदर हैं रिजॉर्ट के सारे। इनकम टैक्स की इस रेड के दौरान ना कोई अंदर जा पा रहा था, न बाहर निकल पा रहा था। बताया जा रहा है कि रामपुर की ये सबसे बड़ी रेड है जिसमें 150 के करीब ऑफिसर और सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। इतनी बड़ी रेड थी इसलिए अफसरों की सुरक्षा के लिए एसएसबी जवानों को लगाया गया। रामपुर के लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था कि इतनी लंबी रेड होगी और वो भी आजम रायपुर के घर इतनी देर छापेमारी होगी। वो आजम खान जिसकी तूती कभी पूरे रामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में बोलती थी। लखनऊ से एक गोल्ड वैल्यूएशन को बुलाया गया था। इसके अलावा आज भी 2 सुनारों को रामपुर से ही बुलाया गया। कहा जा रहा है कि जो ज्वेलरीज हैं वहां पर उसके प्राइस वैल्यूएशन के लिए शायद इन सुनार को वहां पर बुलाया गया है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, बाहर जो है वो सुरक्षा जवानों की तैनाती है और ये
कुछ भी बताने से मना किया जा रहा है उनको, इसीलिए कोई जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन लगातार सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि ये रेड इतनी लंबी इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जिसकी तलाश IT डिपार्टमेंट को थी वो आजम खान के आवाज से मिल रही है। ये रेड रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छापेमारी में शामिल टीम के लिए बाहर से खाने के पैकेट मंगाए गए, पानी की पेटी मंगाई गई, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम रहे। जहां जहां रेड चल रही थी बड़ी संख्या में SSB के जवान मौजूद रहे। आजम खान के समर्थकों को हर जगह से हटा दिया गया। देखिए, हमारे यहाँ कानून में व्यवस्था है कि अधिवक्ताओं को मिलने का अवसर दिया जाए, लेकिन उन्हें पूछा गया, उन्हें उनके फ़ोन जब्त हैं, उनकी किसी से बात हुई कि नहीं हुई। तो ये केवल आजम खान साहब नहीं है जो उनके आगे सरेंडर नहीं कर रहे, झुक नहीं रहे, उन सब के यहाँ छापेमारी चल रही है। ये तो 4 साल से उनको जिस तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। रामपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान भी अब जानने लगा है कि उन्हें 100 से ज्यादा मुकदमों में घेरा गया है। सरकार अपनी एक जो होती है ना बदली की भावना से काम कर रही है। अब लग रहा है कि 24 का चुनाव करीब आने वाला है तो मोहम्मद आजम खान साहब को और ज्यादा प्रताड़ित कर दिया। मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और ये वही लाठी है जो आजम खान पर अल्लाह की तरफ से पड़ी है। ये जो इनकम टैक्स की जांच है ये जांच रहे हैं और जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित अधिकारी हैं, लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए। जो भी हो रहा सही हो रहा। लोगों के साथ पहले भी तो जुल्म हुए, हमारे साथ भी जुल्म हुए और लोगों के साथ भी जुल्म हुए। कार्रवाई के दौरान किसी भी आदमी को अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं किसी को भी आजम खान के घर के आसपास तक फटकने नहीं दिया गया। आजम खान के घर के पास सिक्योरिटी के पहली लेयर में SSB के जवान रहे। रामपुर पुलिस सेकेंड लेयर में तैनात रही। हालात खराब ना हो पाए, वज्र वाहन तक को तैनात किया गया। अब सवाल ये कि ऐसा कौन सा क्लू मिला कि आजम खान के घर से लेकर हर एक ठिकाने पर नॉन स्टॉप सर्च ऑपरेशन चला। आजम खान के घर में ऐसा कौन सा सीक्रेट मिला कि इनकम टैक्स की टीम 2 दिन तक दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाती रही। इस रेड को लेकर जो अधिकारी है वो खुलकर कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वो डॉक्यूमेंट जो वित्तीय अनियमितताओं को साबित कर पाएंगे और इसीलिए आज शाम को बकायदा एक प्रिंटर जो है वो मंगाया गया है। उम्मीद बताया ये जा रहा है कि उस प्रिंटर के जरिए उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे सोर्सेज उनका दावा है कि कुछ हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है और उस हार्ड डिस्क में कई ऐसी जानकारियां हैं जिससे आजम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी और दूसरे ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त हुए। दर्जनों कंप्यूटर से डेटा स्कैन कर कॉपी किया गया। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने अभी ऐसी कोई जानकारी दी नहीं कि आजम खान के घर से मिला क्या। एक तरफ अली जौहर ट्रस्ट के मामले में आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही थी, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई रही। रामपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे बढ़ते जाएंगे। आजम खान से हमदर्दी में समाजवादी की पार्टी के सांसद तो 2 कदम आगे निकल गए। आयकर विभाग के एक्शन को उन्होंने इंसानियत पर जुल्म करार दिया, तो पलटवार में बीजेपी ने पूछ दिया कि छापे से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों है। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें, लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ मतलब ये है कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये IT विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। और जब कोई एजेंसी अपना काम करे
तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना यह प्रयास नहीं करना चाहिए। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सीबीडीटी से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत की, जिसके बाद आयकर विभाग एक्शन में। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी मिली। इतनी बड़ी रकम को कहां से लाया गया, इसका जवाब तलाशा जा रहा है। आशंका ये कि सरकारी धन को खर्च करने के साथ विदेशी फंड भी यूनिवर्सिटी बनवाने में खपाया गया। जांच ये कि अगर विदेश से रकम आई तो रुपए किसने दिए और किस माध्यम से दिए। हमने 2019 और फिर उसके बाद 2021 में सीबीडीटी को शिकायत की थी कि आजम की ट्रस्ट में जो डोनेशन दिखाया गया है, जिससे ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, वो पूरी तरीके से फेक है। जिस आदमी ने डोनेशन दिया है, हम ये चाहते हैं कि उसकी ये जांच होनी चाहिए कि वो उसके लायक है या नहीं। दूसरा, आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम बता रही है। हमारी मांग ये शुरू से थी कि आजम की यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन दोबारा से किया जाए और होने के बाद जो कॉस्ट वैल्यूएशन वाले लगाते हैं उस कॉस्ट पर आजम की इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। फिलहाल जिन जिन लोगों ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट को चंदे के रूप में मोटी रकम दी, उनकी धड़कनें तेज हैं। आजम खान के करीबी रहे शाहजेब के यहां भी आयकर की टीम पहुंची। शाहजेब खान ने पिछले साल विधानसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बताया जा रहा है कि आजम खान और उनसे जुड़े ठिकानों पर ऑपरेशन के लिए आगरा, लखनऊ और दिल्ली से आयकर विभाग ने भरोसेमंद अधिकारियों को चुना। पूरे ऑपरेशन की कमान दिल्ली में बैठे आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी के हाथ में थी। फिलहाल आजम खान के सीए, वकील, दोस्त सब जांच एजेंसीज के रडार पर हैं और दावा ये कि आजम खान बड़े संकट में पड़ सकते हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा और रामपुर से विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो साल 2024 के आम चुनाव को लेकर के लगातार अलग अलग रणनीति रची जा रही, लेकिन एक शब्द है जिसको लेकर के बड़े बड़े दलों के बड़े बड़े चेहरे लगातार अनाप शनाप बयान देते जा रहे। लेकिन अभी इसी वक्त एक बयान जो सामने आता है, बात उस बयान की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान। 2024 का खिलाफ फतह करने की कोशिश करने वाले एंटी सनातनी गैंग की बात भी हम करेंगे, जिसकी नींद पीएम मोदी ने उड़ा दी। आज पीएम मोदी ने सनातन पर हमला कर रहे विपक्षी दलों को जवाब दिया। पीएम ने कहा कि एक रणनीति के तहत सनातन पर हमला किया जा रहा है। अब सवाल ये कि सनातन को खत्म करने वाली विपक्षी इंडी गठबंधन की पार्टियों की वो रणनीति क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन पर हमले की रणनीति विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाए। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। भारत गुलाम किसके समय में हो रहा, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? इंडी अलायंस गठबंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost. नए हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर नई भूमिका, नई प्रस्तावना, नए विमर्श, नई अवधारणा और नई दृष्टि का राजनीतिक स्पर्श है।
एक तरफ सनातन को कोसने वाले इंडिया गठबंधन के धीर, गंभीर और वीर योद्धाओं की फौज है, तो दूसरी तरफ सनातन संकल्प को लेकर 2014 से सत्ता सिद्ध कर बैठा एनडीए गठबंधन। एक पर्दा गिरता है तो दूसरा उठता है, एक संवाद खत्म होता है तो दूसरा गूंजता है। 2024 की राजनीतिक रंगभूमि में पात्र अनेक हैं, संवाद अनेक, लेकिन विषय एक, सनातन। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। राजनीति में कहा कम जाता है, संकेत बड़े होते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ नफरती राग छेड़ने वालों को पीएम मोदी का ये जवाब था, लेकिन सवाल ये है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों? जवाब है सनातन के खिलाफ INDIA गठबंधन के कुछ नेताओं के जहरीले बयान। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது. சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. लेकिन हद तो ये रही कि सनातन के खिलाफ विश्व मन करने वालों पर न मोहब्बत की दुकान के सौदागर ने कुछ बोला, न उनकी फ्रेंचाइजी बांट रहे INDIA गठबंधन के मचे हुए वरिष्ठ नेताओं ने। सवाल है क्यों? जवाब है INDIA गठबंधन की जातीय राजनीति का घुटा हुआ फॉर्मूला। INDIA गठबंधन में करीब 27 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इसमें ज्यादातर पार्टियों की राजनीति जातीय खांचों में बटी रही है। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को भी अलग अलग राज्यों में ये पार्टियां साधती रही हैं। 2014 के बाद से INDIA गठबंधन में शामिल ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ अपने वोट बैंक पर कमजोर हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो कार्ड जो जाति से ऊपर लोगों को एक विराट राष्ट्र के मंच पर जोड़ता है, जिसमें राष्ट्रवाद का सूत्र सर्वोपरि है, देश की प्राचीन संस्कृति पर गौरव है, परंपराओं पर गर्व है और सनातनी होने का गौरव। चाहे विपक्ष के महागठबंधन के दूसरे नेता हों या फिर भारत को जोड़ने का हठयोग करने वाले राहुल गांधी, वो बखूबी जानते हैं कि जब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मोदी सूत्र खंडित नहीं होता, विपक्षी महागठबंधन की सत्ता की प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं होगी। और इसके लिए बेहद अहम है बीजेपी और पीएम मोदी पर सनातन सूत्र के जरिए जातीय व्यवस्था को मजबूत करने के आरोप लगाना और उसे सिद्ध करना। तो क्या INDIA गठबंधन की रणनीति सनातन धर्म के जरिए जातीय व्यवस्था को भड़काना है?
सनातन पर वार कर सर्वजातीय एकता को तोड़ना है और सनातन को कोसकर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ने की ये कोशिश है। I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened.